नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हमारी 2 क्लासेज हो गई हैं और इन दोनों क्लासेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमने पढ़ा है अभी तक, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ा है। पहली क्लास के अंदर हमने पूरा जो इंट्रोडक्शन है, जो क्लासिफिकेशंस हैं, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हैं, जिनमें हमने कार्डियक जो मार्कर्स, ईसीजी, उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। दूसरी क्लास के अंदर मैंने जो इंटरवेंशंस हैं उनके बारे में भी बताया था कि भाई जो इंटरवेंशंस जो होते हैं वो कैसे करते हैं, एनएसटीएमआई में कैसे करते हैं, एसटीएमआई में कैसे इंटरवेंशन किया जाता है। उन सब के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आगे शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो लेते हैं। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद क्रोनिक ओक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको एक डिसऑर्डर हो रहा है जिसका नाम है क्रोनिक ओक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज हो रही है। व्हाट प्रेसिपिटेटिंग कोज इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई। मतलब कि क्या कोज हो सकता है, इसका क्या रीजन हो सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अल्सरेशन एंड गैंग्रीनियस लीजन। सिंपल सी बात है, ये इसमें पूछ रहा है कि कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिक ओक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज हो रखी है, और क्रोनिक ओक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज का जो भी क्लाइंट है दोस्तों, उसको ये पूछ रहा है कि भाई इस क्लाइंट को क्या रीजन हो रहा है कि इसको अल्सरेशन और जो गैंग्रीनी लीजन जो है वो डेवलप हुए हैं, क्या कारण होता है इसका। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। क्रोनिक ओक्लूसिव जो आर्टेरियल डिजीज है, देखो इसके वर्ड में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे डेवलप होने वाली तो क्रोनिक हो गई। ओक्लूसिव का मतलब क्या हो रहा है कि जो ब्लड फ्लो को ओक्लूड करे, रोके। ठीक है, कोई भी जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों उसको क्या करे, रोकने का काम करता हो, वो क्या कहलाएगा, ओक्लूजन कहलाएगा। तो क्रोनिक ओक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज, पहली बात तो क्रोनिक का मतलब आराम से डेवलप होती हो तो ग्रेजुअली डेवलप होगी। ऑनसेट जो इसका होगा वो एक्यूट नहीं होगा, धीरे धीरे डेवलप होगी ये। सेकंड है दोस्तों, ओक्लूसिव मतलब क्या होता है, रुकावट करना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होना, मतलब कि कोई भी जो ब्लड फ्लो है, जैसे मान लो आर्टरी जो है दोस्तों, उसमें से ब्लड इस प्रकार से फ्लो हो रहा है और ये ब्लड फ्लो क्या हो जाए दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, रुक जाए और आगे जो ब्लड फ्लो है सही से नहीं जा पाए, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ओक्लूसिव के नाम से जानेंगे। थर्ड है दोस्तों, ये डिजीज किसके अंदर हो रही है, आर्टरी के अंदर हो रही है। ध्यान रखना कि ये वेन के अंदर नहीं है। जैसे कि आप लोग कई बार सोच लो, मान लो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है सर, तो ऐसा कोई डिजीज नहीं है। उसमें भी थ्रोम्बोसिस बनती है, उसमें भी ओक्लूजन होता है, बट वो जो डिजीज है दोस्तों वो वेन के अंदर होती है। और यहाँ पर ये बात कर रहा है दोस्तों आर्टरी की, तो इस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं, क्रोनिक ओक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज के नाम से हम इसे जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, क्रोनिक ओक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज को कम कहते हैं, इससे ज्यादा इस डिजीज को हम बोलते हैं दोस्तों पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इससे ज्यादा किस नाम से जानी जाती है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के नाम से जानी जाती है। अब इसका जो वर्ड है दोस्तों, उस वर्ड में ही छुपा हुआ है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एरिया बॉडी का जो हमारे सेंटर से क्या हो, दूर हो, तो वो क्या कहलाएगा, पेरिफेरल कहलाएगा। तो पेरिफेरल का मतलब क्या होता है कि मेनली जो हमारे एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पैर हैं, हमारा जो फुट है, हमारी लेग है, या हमारे जो हैंड है दोस्तों, वहां की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, वहां की जो आर्टरीज जो होती हैं दोस्तों, ठीक है, उसको पेरिफेरल जो आर्टरी डिजीज उसके अंदर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पेरिफेरल जो आर्टरी जो डिजीज है वो किसी भी पर्सन को हो रही है तो उसका रीजन क्या है। तो जैसे कि हमने कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज है दोस्तों वो पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस। सेम उसी प्रकार से पेरिफेरल जो आर्टरी जो डिजीज है दोस्तों, इसके अंदर पेरिफेरल जो आर्टरीज होंगी, उन पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर, पेरिफेरल जो आर्टरीज है दोस्तों, उन आर्टरीज के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक डेवलप हो जाएगा, या हम कहें सिंपल वर्ड में कि इनके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड इस प्रकार से फ्लो हो रहा है और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो आगे की तरफ जो ब्लड है दोस्तों उतना अमाउंट के अंदर फ्लो नहीं हो पाएगा। दैट डिपेंड ऑन द ओक्लूजन, अमाउंट ऑफ ओक्लूजन, कि भाई कितना ओक्लूजन हो रहा है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा रुकेगा और कम है तो कम रुकेगा। तो ये क्या होता है दोस्तों कि एक तो
यहां की जो आर्टरीज जो है दोस्तों, इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जमा हो जाएगा। अब इसके जमा होने के कारण जो आर्टेरियल जो वॉल है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जमा होकर यहां पर डिपॉजिट होकर इस वॉल को ही क्या कर देगा दोस्तों, इस वॉल के अंदर ही ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाएगा। तो जो आर्टेरियल जो वॉल है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, उसकी थिकनिंग हो जाएगी। आर्टेरियल वॉल की जब थिकनिंग होगी तो धीरे धीरे जितनी जितनी थिकनिंग बढ़ती जाएगी उतनी उतनी क्या बढ़ती जाएगी दोस्तों, नैरोविंग बढ़ती जाएगी। ये छोटी होती जाएगी, मतलब सक्रिय होती जाएगी, तो नैरो होती जाएगी। कहां की होगी, तो सिंपल सी बात है, जब पेरिफेरल है तो ये एक्सट्रीमिटीज की होगी, तो एक्सट्रीमिटीज की होगी। एक्सट्रीमिटीज के अंदर भी मेनली लोअर एक्सट्रीमिटीज में वैसे दोनों आएंगी, अपर एंड लोअर, लेकिन मेनली लोअर आएगी। फर्स्ट लेवल पे लोअर, सेकंड पे आएगी अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के नाम से जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या है, इट इज थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल, इट इज थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल, जिससे क्या होगा आगे जाके भाई, जो आर्टरी है वो नैरो होती जाएगी। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड दैट प्रोग्रेसिवली आगे क्या काम करेगी, नैरोइंग करेगी इसको। ठीक है, दैट प्रोग्रेसिवली नैरो द आर्टरीज ऑफ एक्सट्रीमिटीज, बस एक्सट्रीमिटीज में लिखा हो सकता है, पेरिफेरल एरिया, आर्टरीज ऑफ द पेरिफेरल एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है सबसे पहला, इसका कोज। तो कोज मैंने अभी बताया भाई, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो मोस्ट कॉमन जो इसका कोज आएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो आएगा आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ये डिजीज क्या हो सकती है दोस्तों, आपकी डेवलप हो सकती है, और ये इसका क्या बनेगा, मोस्ट कॉमन कोज इसका बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों, भाई एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया, लिपिड जमा हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, नैरोविंग हो जाएगी। तो उस नैरोविंग के कारण क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है दोस्तों, उसके अंदर क्या आ जाएगी, आपकी रुकावट आ जाएगी। ये तो इसका हो गया कोज। अब हम बात करते हैं कि भाई इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं दोस्तों, डेवलप हो सकते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की अगर दोस्तों बात करें, तो वही चीजें जो कि ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो क्या है भाई, लिपिड की अमाउंट बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल लिपिड ये बढ़ेंगे तो ये होगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपरलिपिडेमिया या डिसलिपिडेमिया भी बोलते हैं इसको। हाइपरलिपिडेमिया के कारण होगा लिपिड। ठीक है, एलडीएल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, इन सब से होगा। एचडीएल कम हो जाएगा, तो वो सब क्या कोज करवाएगा दोस्तों, उसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होगा, और उसके कारण ये डिजीज जो है वो क्या होगी, डेवलप होगी। बाकी के जल्दी लिख लेते हैं। टोबैको के कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो वो ये भी क्या करवाता है, डेवलप करवाता है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस जो है दोस्तों, इसके अंदर भी इसके जो चांसेस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। बीपी ज्यादा होने पर भी इसके चांसेस ज्यादा डेवलप होते हैं, तो हाइपर टेंशन में भी ज्यादा डेवलप होते हैं। एडवांस जो एज है, एज अगर किसी भी पर्सन की ज्यादा है तो वो भी इसका क्या बनता है दोस्तों, रीजन बनता है। इसके अलावा एक प्रोटीन है दोस्तों, वो अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे भी ये देखने को मिलता है, तो वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो इंक्रीज्ड सी रिएक्टिव जो प्रोटीन है दोस्तों, वो भी इसका क्या होता है, रीजन होता है। देखो मेन टोबैको जो है ना दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, टोबैको पूछ लेगा कि भाई टोबैको के कारण क्या होता है। तो एक तो टोबैको क्या कोज करवाता है दोस्तों, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करवाता है। और जैसे स्मोकिंग सब इसमें इंक्लूड कर देना। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, अब पहले से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, पहले से क्या है दोस्तों, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और अगर थोड़ा बहुत भी अगर वहां पर लिपिड जमा हुआ तो ये इसको और ज्यादा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। या फिर टोबैको के कारण ब्लड की जो विस्कोसिटी है ना, वो भी थोड़ी क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि होमोसिस्टीन, जो मैंने आपको मायोकार्डियल इंफेक्शन में वहां भी बताया था कि होमोसिस्टीन जो है दोस्तों, उसकी जब अमाउंट बढ़ जाती है तो उसके कारण ये ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है, होमोसिस्टीनेमिया जिसके अंदर ज्यादा होता है, तो वो भी इसका रीजन होता है। टोबैको क्या करता है, होमोसिस्टीन के लेवल को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई इसकी मोस्ट कॉमन जो साइट है वो क्या होगी, मोस्ट कॉमन साइट।
तो मोस्ट कॉमन जो साइट है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो लोअर जो एक्सट्रीमिटीज एरिया है वो ज्यादा इसके अंदर क्या होता है, अफेक्टेड होता है। जैसे कि आपकी फिमोरल एंड पोप्लिटियल एरिया, कि वहां की जितनी भी जो आर्टरी हैं, फिमोरल और जो पोप्लिटियल, जो नी के पीछे वाला जो हिस्सा है, पोप्लिटियल जो एरिया दोस्तों, वो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में सिंपल से पूछेगा कि बस इसका पेरिफेरल जो आर्टरी डिजीज है उसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या होता है, तो इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, रुक रुक कर, और क्लोडिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पेन होता है, क्या होता है, पेन होता है। लेकिन इंटरमिटेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई पेन रुक रुक के हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली में जब पर्सन जो है ना थोड़ा सा भी काम करेगा, थोड़ी भी एक्टिविटी करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उस दौरान तो उसे क्या होगा दोस्तों, पेन होगा, ठीक है। और जैसे ही वो रेस्ट करेगा वो पेन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो एक्चुअली में दोस्तों आपको पता है कि जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा तो उसके कारण क्या होगा, सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा, सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, एक तो इस्चेमिया होगा, ठीक है। ऑक्सीजन सही से नहीं मिलने के कारण क्या बनेगा, लैक्टिक जो एसिड है वो ज्यादा बनेगा। अब लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा तो ये लैक्टिक एसिड क्या कोज करवाएगा दोस्तों, पेन कोज करवाएगा। लेकिन जैसे ही पेशेंट रेस्ट करेगा तो बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड का जो लेवल है दोस्तों वो थोड़ा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब लैक्टिक एसिड का लेवल डिक्रीज होगा तो उसका पेन क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि भाई पूरा जैसे कोरोनरी आर्टरी में माइक्रोड इन्फेक्शन में पड़ा है कि इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एक आर्टरी के अंदर मान लो ओक्लूजन हो रहा है तो दूसरी के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या रहेगा दोस्तों, वो स्टार्ट कर देगी। लेकिन थोड़ा बहुत क्या रहेगा, ओक्लूजन तो देखने को मिलेगा, तो वो क्या कोज करेगा दोस्तों, पेन कोज करेगा। ब्लड सप्लाई कंप्लीटली तो नहीं हो पा रही ना, पूरी ब्लड सप्लाई तो नहीं हो पा रही है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जरूर ध्यान रख लेना। इस पूरी डिजीज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना यही है कि इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन इज सीन इन, कि इंटरमिटेंट जो क्लोडिकेशन है दोस्तों वो किसके अंदर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर एक लाइन लिख लो कि भाई होता क्या है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली पूछे कि व्हाट इज इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन क्या है दोस्तों, इस्चेमिक मसल पेन, इस्चेमिक मसल पेन, इस्चेमिक मसल पेन या इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड, इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी, ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट, ठीक है। ऐसा पेन एक्सरसाइज करेगा पर्सन तब तो उसको पेन होगा, और जैसे ही वो रेस्ट करेगा दोस्तों वैसे पेन नहीं होगा। अब देखो नीचे की जो आर्टरीज जो है ना दोस्तों, जितने भी लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो आर्टरी है वो किस प्रकार से अफेक्ट होती है, उससे और भी चीजें होंगी। जैसे अब देखो सर्कुलेशन जब अगर अफेक्ट हो गया तो क्या होगा, जो नर्व जो टिश्यूज है उनके अंदर भी इस्चेमिया होगा, तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, ऐसे पर्सन के अंदर नमनेस एंड टिंगलिंग देखने को मिलेगी, नमनेस एंड टिंगलिंग। अगर वो नमनेस एंड टिंगलिंग नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, वो पैरस्थीसिया, पैरस्थीसिया लिखेगा। अब देखो यहां से हमारा इक्वेशन बनेगा, भाई किसी भी पर्सन को मान लो कि फील नहीं हो रहा, कोई भी चीज क्या नहीं हो रही दोस्तों, फील नहीं हो रही, फील नहीं होगी तो आप ये एक बात बताना, इंक्रीज चांसेज ऑफ इंजरी होगा या नहीं होगा। मैकेनिकल जो इंजरी है, मान लो कि उसके पैर पे कुछ लगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको नमनेस है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, ठीक है। तो जो न्यूरोनल जो सप्लाई है वो भी कम है, नर्व टिश्यू का जो इस्चेमिया है वो हो गया है, तो इंजरी के जो चांसेस क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा होंगे। अब इंजरी के चांसेस होंगे तो उससे क्या बनेगा दोस्तों, अल्सरेशन बनेगा। अब ब्लड सप्लाई अगर ज्यादा होती तो ये अल्सर जल्दी से भर जाता, वुंड हीलिंग जल्दी होती, लेकिन यहां पर ब्लड सप्लाई भी कम है क्योंकि यही तो ये डिजीज है, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उसको गैंग्रीन ही होगा, उसके कारण उसको क्या हो सकता है, गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है। तो ये भी इसके क्या रहेंगे दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे, अल्सरेशन और गैंग्रीन। कारण क्या था दोस्तों, इंजरी के कारण, इंक्रीज चांसेज ऑफ इंजरी, इंक्रीज के चांसेज ऑफ इंजरी क्यों हुए, क्योंकि पर्सन को क्या था, नमनेस था, उसको सेंसेशन फील नहीं हो रहे पैर के अंदर, ठीक है, कोई चीज चुभ गई उसको फील नहीं हो रहा, वहां पर जल्दी से उसको क्या हो जाए, हम तो क्या करते हैं जल्दी से चुभती है पैर को उठा लेते हैं, लेकिन वो पर्सन क्या करेगा दोस्तों, उतनी जल्दी नहीं उठा पाएगा, तो इंजरी के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया है दोस्तों, नमनेस आ गई है। तो नेक्स्ट जो सिम्टम है वो ये याद रख लेना, नमनेस एंड टिंगलिंग या फिर पैरस्थीसिया। एक सिम्टम हमने पढ़ लिया इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, तो पहला और ये दूसरा। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सीधी बात बताओ, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो जो पल्सेज क्या उतनी फील हो पाएंगी, तो ये डिपेंड करता है भाई कहाँ की पल्से, कहाँ की मतलब ब्लड सप्लाई रुकी है। अगर फिमोरल रुकी है तो फिमोरल पल्सेज फील नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अगर उसे नीचे वाले एरिया के अंदर पोप्लिटियल एरिया है वहां पर नहीं है ब्लड सप्लाई सही से, तो पोप्लिटियल जो पल्सेज है वो फील नहीं हो पाएंगी। और अगर फुट तक नहीं पहुंच पा रही तो जो पेडल जो पल्स है, आपकी कल ही मैंने आपको बताया परसों वाली क्लास में, डोर्सलिस पेडिस, तो वो वाली फील नहीं हो पाएगी। तो ये जो पल्सेज है दोस्तों ये क्या हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती हैं।
कारण मैंने आपको समझा दिया। तो डिमनिस्ट हो जाती है, डिमनिस्ट फीमोरल कोमा पोप्लिटियल, फीमोरल कोमा पोप्लिटियल एंड पेडल पल्सेज, ये भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिमनिश हो जाती हैं। इसके बाद में क्या होगा कि जब पेशेंट जो है ना दोस्तों वो लेग को क्या करेगा, एलिवेट करेगा। देखो एलिवेट नहीं कर रहा ना, वो सीधा खड़ा है, डिपेंडेंट पोजीशन के अंदर खड़ा है, पैर उसके नीचे की तरफ है, खड़ा है या फिर उसने पैरों को झूला रखा है, तो उस दौरान क्या होगा, जो ब्लड है वो कलेक्ट हो रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, तो उस दौरान तो उस पर्सन को क्या होगी, रेडनेस होगी। लेकिन जैसे ही वो पैर को ऊपर कर लेगा तो जो ब्लड है दोस्तों उसका जो फ्लो है वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस दौरान क्या देखने को मिलेगा, पैलर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, पैलर भी देखने को मिलता है और रेडनेस भी देखने को मिलती है। लेकिन कैसे देखने को मिलता है वो समझाता हूं मैं एक बार। एक पैलर और दूसरा रेडनेस। अब वो सारी दोनों चीजें कैसे दिखाई दे सकती हैं, देखो अगर वो डिपेंडेंट पोजीशन के अंदर है, डिपेंडेंट पोजीशन के अंदर है, ठीक है, उसने पैरों को मान लो अब बेड के ऊपर बैठा हुआ है, पैर नीचे की तरफ झुला रखे हैं, तो ये क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट पोजीशन है। तो उस दौरान जो ब्लड है दोस्तों वो सप्लाई मान लो हो रही है, तो उसमें रेडनेस होगा। और अगर उसने पैरों को क्या कर रखा है दोस्तों, एलिवेट कर रखा है, ऊपर कर रखा है, अब ग्रेविटी का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, मैंने शायद उस टाइम उल्टा बोल दिया। जब ग्रेविटी का फायदा नहीं मिलेगा तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी का फायदा होने के कारण थोड़ी सी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि वो आर्टेरियल है। मैंने उल्टा इसलिए बोल दिया था कि वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की तरह ले लिया मैंने। अब सिंपल सी बात देखो, ये है पैर, अगर आपको ग्रेविटी का फायदा लेना है दोस्तों तो आप किस पोजीशन में रहोगे, डिपेंडेंट में रहोगे। पैर को एलिवेट, जो पैर है दोस्तों वो किस पोजीशन के अंदर रहेगा, डिपेंडेंट पोजीशन के अंदर रहेगा। अब डिपेंडेंट के अंदर रहेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगी, थोड़ी ब्लड सप्लाई जो है दोस्तों थोड़ी सी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आर्टरी सप्लाई इस प्रकार से होती है ना आगे की तरफ, वेनस में उल्टा है, तो वहां पर हम लेग को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। अब आर्टरी सप्लाई जब इस प्रकार से होगी तब तो यहां पर क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, रेडनेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस। तो इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट रूबोर। इसे हम किस नाम से जानते हैं, डिपेंडेंट रूबोर के नाम से जानते हैं। मतलब रेडनेस हो रही है कौन सी पोजीशन के अंदर, डिपेंडेंट के अंदर। अब मान लो दोस्तों कि उसने लेग को क्या कर दिया, एलिवेट कर दिया, उसने लेग को क्या कर दिया, एलिवेट कर दिया। यार कैसे बनाऊं, पैर ऐसे मान लो ऊपर उठा रखे हैं, ये पैर है ना, ये पैर है, इसके हाथ बन गए, तो पैर ही मानो आप इसको, ठीक है। जब ये ऊपर उठे रहेंगे दोस्तों तो जो ब्लड सप्लाई है वो इतनी नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि पैर ऊपर उठे हैं, ग्रेविटी का फायदा मिल नहीं पा रहा, तो जो ब्लड सप्लाई वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगी। देखो एक तो ब्लड को ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना हो और एक ब्लड को ऊपर से नीचे की तरफ आना हो, तो ऊपर से नीचे की तरफ आना क्या होगा, आसान होगा। नीचे से ऊपर की तरफ सप्लाई करना क्या होगा दोस्तों, मुश्किल होगा। तब यहां पर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो जो ब्लड है दोस्तों वो यहां पर क्या पहुंचेगा, कम अमाउंट में पहुंचेगा, और कम अमाउंट के अंदर पहुंचेगा तो जो कलर है दोस्तों वो कैसा आएगा, पैलर आएगा। या ऐसे दिखाई देगा कि वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो क्या तो पैलर लिखेगा वो ऑप्शन में, या लिखेगा ब्लैंचिंग ऑफ फुट, ब्लैंचिंग ऑफ फुट, ब्लैंचिंग ऑफ फुट। देखो हाथ है, मान लो नीचे की तरफ है, अगर जब हाथ दोस्तों नीचे की तरफ है तो इसमें क्या होगा, ग्रेविटी का फायदा मिलेगा और सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन ऊपर की तरफ करेंगे तो वो जो सप्लाई वो नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उस कारण से सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो कलर जो है पैलर आएगा। और अगर थोड़ी सी सप्लाई इंक्रीज हो रही है ग्रेविटी के कारण तो क्या आएगा, रेडनेस आएगा। तो पैलर या जो रेडनेस है दोस्तों वो दोनों देखने को मिल सकती है, इसमें ध्यान रखना, क्या तो पैलर देखने को मिलेगी या रेडनेस ऑफ फुट लिख देते हैं, एक्सट्रीमिटी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फुट लिख सकते हैं। तो वो यहां पर क्या होगी दोस्तों, देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कुछ अजीब सिम्टम्स भी आएंगे। देखो अगर मान लो दोस्तों कि इंटरनल जो इलियक आर्टरी है उसको जो ब्लड की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही, इंटरनल जो इलियक आर्टरी है दोस्तों मान लो कि उसको ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, उससे क्या होगा भाई, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्टाइल फंक्शंस। इरेक्टाइल के फंक्शन के लिए क्या है दोस्तों, जरूरी है। और अगर इंटरनल इलियक जो आर्टरी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा है और वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो उस पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन में डेवलप हो सकता है। तो इस डिजीज के अंदर इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन है वो भी डेवलप हो सकते हैं, डिसफंक्शन। जब अगर पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज में अगर इंटरनल इलियक आर्टरी अगर अफेक्टेड होती है, इंटरनल इलियक जो आर्टरी है दोस्तों वो अफेक्टेड होती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर ये भी देखने को मिलता है भाई ब्लड सप्लाई कम होती है तो जो स्किन है ना दोस्तों वो थिन हो जाती है, ठीक है, थिन साइनी, और हेयर का भी लॉस होने स्टार्ट हो जाता है, थिन साइनी एंड लॉस ऑफ हेयर, थिन एंड साइनी स्किन लिखो एंड लॉस ऑफ हेयर, ठीक है। ज्यादा भी याद नहीं करो, तो ये 1 2 3 4 जो स्टार्टिंग के ना वो याद कर लेना भाई। इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन होता है, नमनेस टिंगलिंग होता है, ठीक है,
जो पल्सेज है वो डिमिनिश हो जाती है, सर्कुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तो आप समझने की चीजें हैं, तो वो तो आप कम से कम समझ सकते हो। जैसे बाकी की नहीं भी याद हो तो चलो उनसे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, काम चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर काम चलाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, मुश्किल हो जाएगा। बस इसको मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये डिजीज जब एडवांस स्टेज के अंदर जाएगी ना दोस्तों, जैसे जैसे डिजीज एडवांस स्टेज के अंदर बढ़ती है, तो मैंने शुरू में लिखा इंटरमीडिएट क्लोडिकेशन, तो वो जो पेन है ना वो रेस्ट के साथ भी स्टार्ट हो जाएगा। सोचो कि ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही रुक गई, अब बिल्कुल ही रुकेगी ब्लड सप्लाई तो दोस्तों वो तो हो गई, ठीक है। तो एडवांस एज के अंदर जो पेन है वो रेस्ट पेन भी देखने को मिलता है। जब डिजीज एडवांस स्टेज में चली जाए, ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी, तो रेस्ट पेन भी होगा। तो एडवांस स्टेज के अंदर, लेकिन क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसमें दोनों दे रखे हो, तो आप रेस्ट पेन मत करके आना, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों अगर ऑप्शन के अंदर हैं तो हम किसको चुनेंगे, इंटरमीडिएट क्लोडिकेशन को चुनेंगे हम। दोनों में से किसको चुनेंगे हम दोस्तों, इंटरमीडिएट जो क्लोडिकेशन है उसको हम चुनते हैं, न कि इसको चुनेंगे, ठीक है। अब जल्दी से, बस थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं तो वो पढ़ लेते हैं। डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है उसके अंदर बस एक याद रख लेना जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भाई डोपलर यूएसजी करते हैं हम। क्या करते हैं, डोपलर यूएसजी। अल्ट्रासोनोग्राफी है वो भी कौन सी टाइप करते हैं, डोपलर करते हैं। साथ में एंजियोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्टरी है जो अफेक्टेड है उसके अंदर अगर हमें थ्रोम्बोसिस देखना है या मैं कह रहा हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस देखना है तो हम एंजियोग्राफी भी इसके अंदर कर सकते हैं, या फिर एमआरआई कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अंदर एक टूल इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। एक इसके अंदर टूल पूछता है, वो बस सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी डिजीज के अंदर एंकल ब्रेकियल टूल यूज किया जाता है, एंकल ब्रेकियल टूल यूज किया जाता है। तो बस वो याद रख लेना कि भाई ये पेरिफेरल जो आर्टेरियल जो डिजीज है उसको स्क्रीनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्क्रीनिंग टूल है ये, स्क्रीनिंग टूल फॉर पेरिफेरल आर्टेरियल। इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, दो चीजें हैं देखो, एक एंकल है और एक ब्रेकियल है। तो एक तो हम क्या करते हैं दोस्तों इसके अंदर, एक हम हैंड हेल्ड, ठीक है, डोपलर लेते हैं, जो हाथ में पकड़ कर डोपलर कर सकते हैं वो वाला। उससे पहले एंकल का बीपी नापते हैं और फिर ब्रेकियल बीपी नापते हैं, ठीक है। और उन दोनों का क्या देखते हैं दोस्तों, अनुपात देखते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एंकल ब्रेकियल टूल के नाम से जानते हैं। अगर इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, अगर नहीं भी लिखना चाहोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एंकल का जो सिस्टोलिक बीपी है वो देखेंगे, और जो ब्रेकियल मतलब जो मेन यहां से जो बीपी देखते हैं वो वाला बीपी देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में ब्रेकियल बीपी देखेंगे, सिस्टोलिक बीपी। इन दोनों का क्या देखते हैं दोस्तों, अनुपात देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो ये अनुपात है ये मोर देन 0.90 आना चाहिए। अगर 0.90 से कम आता है तो ये दिखाएगा कि भाई उस पेशेंट के अंदर इसके चांसेज हैं, इस डिजीज के क्या है दोस्तों, पेरिफेरल जो आर्टेरियल जो डिजीज है दोस्तों उसके क्या होते हैं, चांसेज माने जाते हैं। इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट बस 2 मिनट में। एक तो दोस्तों क्या करते हैं कि भाई एंटी जो प्लेटलेट एजेंट वो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, मैंने मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपको समझाया था कि जहां पर भी अगर एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लेक है वो टीयर होता है तो वहां पर कोलेजन जो है दोस्तों वो विजिबल हो जाता है, वहां पर जो प्लेटलेट है वो क्या होने लग जाती है, जमा होने लग जाती हैं। तो एंटी प्लेटलेट्स जो मेडिकेशंस हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर जो ड्रग्स है दोस्तों वो यूज करते हैं, ठीक है। अगर बीपी ज्यादा है तो उसके लिए हम एसी इनहिबिटर्स जो ड्रग है दोस्तों वो यूज करते हैं। इसके अंदर हम एक ड्रग यूज करते हैं, जो ये जो पेन हो रहा है ना दोस्तों, इसके लिए हम एक ड्रग यूज करते हैं जिसका नाम है सिलोस्टाजोल। सिलोस्टाजोल जो ड्रग है दोस्तों ये वो ड्रग है जिस जो क्लोडिकेशन का जो पेन हो रहा है उसको क्या करती है, कम करती है। इंटरमिटेंट जो क्लोडिकेशन वाला जो पेन है उसको कम करती है। कारण कैसे करती है, एक्चुअली में ये वैसोडाइलेशन करवाती है। क्या करवाती है, वैसोडाइलेशन करवाती है। तो इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन का जो पेन है उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कैसे काम करती है ये, वैसोडाइलेशन का काम करती है। जब वेसल्स मान लो डायलेट होंगी तो ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ेगी, और जब ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ेगी दोस्तों तो जो पेन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर सबसे बड़ी एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जो एक्सरसाइज इसके अंदर करते हैं दोस्तों वो करते हैं वॉकिंग। एक्सरसाइज में हेल्प मिलता है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो मानी जाती है दोस्तों वो भी आपकी कौन सी मानी जाती है, वॉकिंग मानी जाती है, ठीक है। एक छोटी सी डिजीज और देख लो, ठीक है, पता नहीं आगे आ पाए या नहीं आ पाए। तो हम बात करते हैं बर्जस डिजीज की। बस थोड़ा सा की अंतर है इसके अंदर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और इसके अंदर, ठीक है। इसको हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस के नाम से भी जानते हैं। वहां पर जो इसका जो रीजन था, होने का जो रीजन था दोस्तों वो क्या था, एथेरोस्क्लेरोसिस था। लेकिन यहां पर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा। आर्टरी के अंदर बार बार क्या होगा दोस्तों, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। और बार बार इन्फ्लामेशन जब होगा दोस्तों तो वहां पर डिपोजिट्स होगी चीजें, ठीक है।
जो इन्फ्लामेटरी जो टिश्यूज जो इन्फ्लामेटरी होते हैं, वहां पर इन्फ्लामेशन के कारण बार बार जो टिश्यूज हैं दोस्तों वो क्या होते जाएंगे, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, ये सब होंगे। तो उसके कारण से आर्टरीज के अंदर क्या होगा दोस्तों, उसके कारण आर्टरीज के अंदर क्या होगा, नैरोविंग होगी। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, बर्जस डिजीज के नाम से जानते हैं, या इसे हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस के नाम से भी जानते हैं कि भाई क्या जो प्लेक है वो किसी भी कारण से बन सकता है, जैसे थ्रोम्बस के कारण बन सकता है, उसके कारण इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन से क्या हो रहा है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या ओब्लिटरेंस हो रहा है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, बर्जस डिजीज के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई स्मोकिंग करने वाले लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जो बर्जस जो डिजीज है वो, ठीक है। तो ये क्या है, बर्जस डिजीज एक नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक, नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक। पहली चीज इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में मेन रीजन ये है, लेकिन यहां पर ये रीजन नहीं है। तो क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है भाई, रिकरेंट इन्फ्लामेशन होगा। रीजन क्या है इसका, बार बार इन्फ्लामेशन होना। तो रिकरेंट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मान लो, या इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर मान लो, बार बार हो रहा है ये, ठीक है। उसके कारण क्या होगा दोस्तों, जो नैरोविंग हो जाएगी, और मेनली एक्सट्रीमिटीज को ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, नैरोविंग ऑफ द आर्टरी। जो आर्टरी है दोस्तों उनके अंदर क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। मेनली लार्ज आर्टरी में तो नहीं हो पाता है ऐसा, लेकिन स्मॉल और जो मीडियम आर्टरी है ना, वो इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है दोस्तों, अफेक्टेड होती हैं। स्मॉल एंड मीडियम जो आर्टरी है दोस्तों, वो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड ही होती हैं इसके अंदर। एक इसका क्वेश्चन बस एक दो लाइन और बताऊंगा सिंपल। ये मेनली उन लोगों के अंदर होता है जो ज्यादातर स्मोकिंग करते हैं या फिर मैरिजुआना लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली किसके अंदर सीन होता है, ये मोस्ट कॉमनली जो मैरिजुआना खाते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, टोबैको यूज करते हैं, स्मोकिंग या टोबैको टोबैको लेते हैं, उनके अंदर ज्यादा देखने को ये मिलता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी थ्रोम्बस बनेगा इन्फ्लामेशन के कारण, वो थ्रोम्बस जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, वहां पर धीरे धीरे ब्लड वेसल्स जो है दोस्तों, उनके अंदर क्या होगा कि जो उनके डिपॉजिट होने के कारण जो ब्लड वेसल्स उनके अंदर क्या हो जाता है, जो थ्रोम्बोसिस या फिर फाइब्रोसिस होने लग जाता है। और जो फाइब्रोसिस है दोस्तों, उसके कारण से क्या होगा, ये जो डिजीज है, मतलब उसमें नैरोविंग होगी, नैरोविंग हो तो इस्चेमिया होगा, ठीक है। तो बस इतना पढ़ लो, कोई ज्यादा वो नहीं है, सिंपल सी बात ये है बस कि इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके कारण फाइब्रोसिस हो रही है और नैरोविंग हो रही है, ठीक है। तो लिख लो चाहो तो, ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेशन, तो ब्लड वेसल्स के अंदर होगा फाइब्रोसिस, और फाइब्रोसिस के कारण होगा इस्चेमिया, और इस्चेमिया के कारण होगी ब्लड सप्लाई। रुक गई, बस वही क्या है, यही है। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन सिंपल से यही है कि किसी भी पर्सन को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, ठीक है, और अगर पेरिफेरल जो आर्टेरियल जो डिजीज है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या कारण है अल्सरेशन और गैंग्रीनी होने का। तो मैंने आपको समझाया था, याद करो आप भाई। इसके अंदर क्या होती है, नमनेस एंड टिंगलिंग होती है। क्या होती है, नमनेस एंड टिंगलिंग। तो मेनली नमनेस के कारण क्या होगा दोस्तों, इंजरी होगी, जैसे कि मैकेनिकल इंजरी। और ये मैकेनिकल जब इंजरी होगी, उस पेशेंट को पता नहीं चलता, तो उसके कारण डेवलप होगा अल्सर। अल्सर के सही होने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी दोस्तों, तो क्या होगा, उस अल्सर से गैंग्रीन ही हो जाएगा, तो गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा। बस यही है। पहला दे रखा है इमोशनल स्ट्रेस विच इज शॉर्ट लिव। देखो लॉन्ग अगर स्ट्रेस होता है ना, तो वो फिर भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, लेकिन शॉर्ट तो बिल्कुल भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवाता, ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करवाता, लॉन्ग तो फिर भी करवाता है। पुअर हाइजीन के कारण मान लो हो सकता है कि भाई पुअर हाइजीन है वो कोज कर सकता है, लेकिन लिमिटेड प्रोटीन इंटेक से यहाँ पे कोई लेने देना नहीं है। स्टिमुलेंट्स सच एज कॉफी, टी और कोला ड्रिंक्स, ठीक है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती हैं, ये बात सही है, लेकिन नमनेस तो ज्यादातर नहीं करवाती हैं, जिससे अल्सरेशन के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो करवाती हैं ये, लेकिन अल्सरेशन नहीं करवाती हैं। तो इससे बेटर जो आंसर वो ढूंढेंगे हम। अगर ये नहीं होता तो इसको मानते हैं, बट इससे अच्छा आंसर है ट्रोमा फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल सोर्स। कोई भी हो सकता है, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, क्योंकि पेशेंट जो है उसको नमनेस है, उसको पता नहीं चल रहा, उससे अल्सर डेवलप होगा, अल्सर होगा वो ठीक नहीं होगा, और धीरे धीरे वहां पर क्या डेवलप हो जाएगा दोस्तों, जो गैंग्रीनी है वो डेवलप हो जाएगा। बस यही इसका आंसर होगा। तो लिख लो, इसमें लिखो, ऐसे लिख लो जिसमें लिख रखा है क्रोनिक ओक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज, लिखो क्रोनिक ओक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज, ब्रैकेट लिख लो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में
पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में नमनेस होने के कारण, नमनेस होने के कारण पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इंजरी INJURY होने के चांसेस होते हैं, जिससे अल्सर डेवलप होता है, एंड अल्सर के डिक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण, हीलिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे गैंग्रीनी हो जाता है, बस से गैंग्रीनी हो जाता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लाइंट इज प्रेस्क्राइब्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। प्रेस्क्राइब्ड प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट आफ्टर सर्जरी, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको सर्जरी के बाद में क्या दिया गया, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट दिया गया। विच कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू प्रिवेंट बाय टीचिंग द क्लाइंट टू अवॉइड प्रेशर ऑन द पोप्लिटल स्पेस, ओप्लिटल नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा पोप्लिटल, POP, ठीक है, POPLITEL। मतलब एक क्लाइंट है दोस्तों, काफी लंबे समय से है ना, वो किसके ऊपर है, बेड रेस्ट के ऊपर है सर्जरी के बाद में। अब वो जो क्लाइंट है ना दोस्तों, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, और नर्स उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए वो कह रही है कि भाई पोप्लिटियल जो स्पेस है हमारा, ठीक है, जो नी के पीछे की तरफ जो स्पेस बना हुआ है, घुटने के पीछे की तरफ, उस पोप्लिटियल जो स्पेस है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, तो उस प्रेशर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो नर्स ऐसा क्यों कह रही है, दोस्तों, क्या कारण होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि सर्जरी के बाद में डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस है, या जो ब्लड है, अगर वो रुक गया, वेनस जो ब्लड है, वेनस ब्लड की बात कर रहा हूं, आर्टेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, वेनस ब्लड अगर रुक गया दोस्तों, तो उस वेनस ब्लड के रुकने के कारण क्या होगा, वहां पे थ्रोम्बोसिस डेवलप होगा, तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। साथ में कई बार क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन के कारण भी क्या बनता है, थ्रोम्बस बन सकता है। अगर ये सुपीरियर वेन के अंदर होगा तो सुपीरियर वेन थ्रोम्बोसिस, और अगर डीप वेन के अंदर होगा तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये कहलाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, वेनस थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं, वेनस थ्रोम्बोसिस। तो लिख लो वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब कि ब्लड का कलेक्ट होने के कारण थ्रोम्बस का बनना, ज्यादातर बनने के चांसेस जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन के कारण ज्यादा ये देखने को मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके रीजन होते हैं, लेकिन मेन रीजन होता है। तो लिख लो इसमें फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का क्या हो जाना, फॉर्मेशन हो जाना ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। अगर देखो, अब एक चीज और समझा देता हूं, सिर्फ थ्रोम्बस बन रहा है तो वेनस थ्रोम्बोसिस कहलाएगा, लेकिन अगर इन्फ्लामेशन ऑफ वेन के कारण बन रहा है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के नाम से जानेंगे, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस। ठीक है, तो दोनों चीजें आ गई हैं इसमें। सीधा आपको सिर्फ ये लिखता है, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स हैं वो सेम से ही आएंगे एकदम। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के भी लगभग वही सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, और जो वेनस जो थ्रोम्बोसिस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसके भी वही सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे होमान साइन है, दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो मैं वो समझाना चाहता हूं कि उसमें भी हो रहा तो थ्रोम्बोसिस ही है, लेकिन जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग, अगर वेनस थ्रोम्बोसिस का रीजन जो है दोस्तों वो क्या है, इन्फ्लामेशन है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के नाम से हम उसे जानते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखना। अब देखो, वेनस जो थ्रोम्बोसिस है दोस्तों वो दो प्रकार का हो सकता है। वेनस जो थ्रोम्बोसिस है वो दो प्रकार का हो सकता है। क्या तो वो सुपरफिशियल वेन के अंदर होगा, सुपरफिशियल वेन में होगा, या फिर किस में होगा दोस्तों, वो डीप वेन में होगा। अगर ये सुपरफिशियल वेन के अंदर होता है, ठीक है, इधर लिख लो सुपरफिशियल वेन। अगर मान लो सुपरफिशियल वेन के अंदर होता है तो मेनली ये देखने को मिलता है दोस्तों, आपके जो ग्रेटर और जो लेसर सेफिनियस जो वेन है वहां ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ग्रेटर और लेसर, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, लेसर सेफिनियस वेन, सेफिनियस जो वेन है वहां पर ज्यादातर सुपरफिशियल देखने को मिलता है। ठीक है, अरे यहां कहां लिख दिया, हाँ ठीक है, कहां गया,
गलत कर दिया, हाँ ठीक है। ये देखो सुपरफिशियल या डीप वेन में देखने को मिलता है। सुपरफिशियल अगर वेन में देखने को मिलता है तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों, आपका सैफिनियस वेन के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो ग्रेटर हो या लेसर हो। ठीक है, तो दोबारा से लिख देता हूं, मुझे पता है वो गलत जगह लिख दिया मैंने, ग्रेटर और लेसर सैफिनियस नियस जो वेन है उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस है ना दोस्तों, वो देखने को मिलता है मेनली जैसे इलियक वेन के अंदर, फिमोरल जो वेन है उसके अंदर, पोप्लिटियल जो वेन है दोस्तों उसके अंदर देखने को मिलता है आपकी। ठीक है, पोप्लिटियल जो वेन है उनके अंदर देखने को मिलेगा, या फिर जो काफ जो वेन है, ठीक है, पोप्लिटियल या फिर काफ वेन के अंदर टीबियल वेन, ये सारी वेन आती है ना। काफ जो वेन है दोस्तों उसके अंदर क्या आती है, जो जैसे आपकी पोस्टीरियर टीबियल वेन हो गई, एंटीरियर टीबियल वेन हो गई, पेरोनियल वेन हो गई, तो ये सब किसके अंदर आती है, काफ वेन के अंदर आती है। तो बस ज्यादा नहीं, तो बस टीबियल एंड पेरोनियल, बस ऐसे याद रख लो, टीबियल एंड पेरोनियल। तो ये सब किसके इन सब के अंदर क्या डेवलप होने के चांसेस होते हैं दोस्तों, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के डेवलप होने के चांसेस क्या होते हैं, इनके अंदर ज्यादा होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसकी ईटियोलॉजी से, ईटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर दोनों है इसमें ना। ये तो भाई इस डिजीज के अंदर जो रिस्क फैक्टर है उसको एक ट्राइड का नाम दिया गया है, वो ट्राइड कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर आता है। तो उस ट्राइड का जो नाम है ना दोस्तों वो याद रख लेना, और उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं बस वो याद रख लेना। तो इसको बोलते हैं विर्चोज ट्राइड। जिसके रिस्क फैक्टर है दोस्तों उनको हम किस ट्राइड के अंदर मानते हैं, विर्चोज ट्राइड के अंदर मानते हैं, जिसमें 3 चीजें आती हैं। विर्चोज ट्राइड के अंदर 3 चीजें आएंगी। भाई ब्लड जो है वो रुक गया, सीधी सी बात है, अगर ब्लड रुका तो उसके कारण भी क्या होगा दोस्तों, थ्रोम्बोसिस होने के जो चांसेस है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। या फिर एंडोथेलियम जो है दोस्तों डैमेज होगी तो वहां पर भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। हमने देखा था ब्लड वेसल्स की डैमेज होने के कारण भी थ्रोम्बोसिस बनता है। तो डैमेज टू एंडोथेलियम और ब्लड वेसल या वेन डैमेज टू एंडोथेलियम, मेनली वेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आर्टरी नहीं कर रहे, ध्यान रखना। या फिर दोस्तों थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज्यादा कब होंगे, जब हाइपर कोगुलेबिलिटी होगी, कोगुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हाइपर कोगुलेबिलिटी। ठीक है, हाइपर कोगुलेबिलिटी के कारण इसके चांसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब वेनस जो स्टेसिस है ना वो किस किस में ज्यादा देखने को मिलता है, थोड़े बहुत लिख लो, 2-4 फैक्टर्स मान लो कि पूछ ले। जैसे मान लो एडवांस जो एज है दोस्तों उसके अंदर वेनस स्टेसिस के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे वेरिकोज वेन वाले जो पेशेंट हैं, वेरिकोज वेन वाले जो पेशेंट है दोस्तों उनके अंदर भी इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। स्ट्रोक वाले जो पेशेंट है, स्ट्रोक वाले जो पेशेंट है, या प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, जो हमारा क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी के जो पेशेंट है ना दोस्तों उसके अंदर भी इसके जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी के कारण भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर, पोस्टपार्टम पीरियड में और ओबेसिटी में भी इसके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, वेनस स्टेसिस के मतलब वेनस जो ब्लड है उसके रुकने के, जिसके कारण थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा और आगे थ्रोम्बोफेल्वाइटिस होगा या डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप होता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें प्रेगनेंसी में भी होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ पोस्टपार्टम पीरियड बोल रहा हूँ। ठीक है, पोस्टपार्टम जो पीरियड है उसके अंदर भी डेवलप होता है, और ओबेसिटी के अंदर भी डेवलप होता है। तो ये है आपका म्यूचुअल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर भाई डैमेज टू एंडोथेलियम। भाई एंडोथेलियम जो लेयर है, सीधी सी बात है कि भाई जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो लेयर है वो क्या हो जाए दोस्तों, डैमेज हो जाए। अब उसके डैमेज होने के कारण क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी ट्रॉमा या सर्जरी। ठीक है, ट्रॉमा या सर्जरी के कारण डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, सर्जरी कर रहे हैं उससे वेन क्या हो गई दोस्तों, डैमेज हो गई, डैमेज होने के कारण होगा, सर्जरी के कारण होगा, डायरेक्टली ट्रॉमा के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ट्रॉमा और सर्जरी के कारण जो एंडोथेलियम जो है दोस्तों क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। हाइपर कोगुलेबिलिटी, भाई हाइपर कोगुलेबिलिटी कैसे हो सकती है, जैसे कि मान लो कि जो कोगुलेशन जो फैक्टर है वो बढ़ जाए। ठीक है, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उसके कारण एक जो आरबीसी है ना दोस्तों उनके ज्यादा होने के कारण भी हो सकता है। आरबीसी जो है दोस्तों वो ज्यादा होने के कारण भी हो सकता है, जैसे कि पॉलीसाइथेमिया वीरा के नाम से जाना जाता है, उसमें भी ज्यादा कोगुलेबिलिटी हो जाती है। तो हाइपरसाइथेमिया जो वीरा है दोस्तों उस कंडीशन के अंदर भी ये देखने को मिलता है। कुछ केसेज में दोस्तों सीवियर जो एनीमिया है उसमें भी देखने को मिलता है, ये सीवियर
एनीमिया में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतने पढ़ लो, बहुत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले इसका एक साइन आता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में भी आता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस दोनों में पूछते हैं ये। तो वो साइन आपका कौन सा होता है दोस्तों? होमान साइन आता है। ठीक है, बार बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम में, पीजीआई के एग्जाम में पूछा गया है, एक बार 2016 के अंदर ईएसआई के एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारे जो घुटने के नीचे पीछे की तरफ जो पैर है उसकी जो मसल्स हैं, ये काफ जो मसल्स है दोस्तों, उनके अंदर क्या होता है? पेन होता है। मेन पेन का रीजन क्या होता है कि भाई आप अपने घुटने को तो ऊपर उठाओ, नी को तो क्या करो? एक्सटेंशन करो, और जो फुट है उसको अंदर की तरफ लेके आओ, अंदर की तरफ लेके आओ फुट को, तो वो क्या कहलाता है? डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट विद नी एक्सटेंशन। मैंने बहुत अच्छे से आपको कई जगह ये करवा रखा है, तो इतनी डिटेल में यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस जो भी बच्चा एडवांस सीरीज देख रहा है उसने देखा होगा कि पक्का मैंने बहुत सारी जगह इसको आपको फोटो डाल डाल कर ये दिखाया हुआ, इमेज डाल डाल कर ये दिखा हुआ है, पिक्चर डाल डाल कर दिखाया हुआ है। तो बस इतना से लिख लो, पेन इन द काफ मसल, पेन इन द काफ मसल्स ड्यू टू नी एक्सटेंशन एंड डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, नी के एक्सटेंशन होने के कारण और फुट के डोर्सिफ्लेक्शन के कारण देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया एक कॉमन साइन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जो और सब लगभग सब बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो वेन जो अफेक्टेड हो गई, ठीक है, वो जो वेन है दोस्तों उसके अंदर क्या तो प्रेशर फील होगा उसे, या टेंडरनेस फील होगा। तो नेक्स्ट है टेंडरनेस और प्रेशर इन इन्वॉल्व्ड वेन। जो वेन इन्वॉल्व हुई है उस वेन के अंदर उसे टेंडरनेस और प्रेशर फील होगा। ठीक है, साथ में वहां पर दोस्तों ब्लड के स्टेसिस होने के कारण क्या डेवलप हो सकती है दोस्तों? जो एडिमा है वो भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? एडिमा डेवलप हो सकती है। लोकलाइज्ड एडिमा होती है, ऐसे नहीं है कि आप लिखोगे भाई पिटिंग एडिमा होती है ऐसे डेवलप होती है, ऐसे नहीं होती। ब्लड जब रुकेगा तो वेनस डिस्टेंशन भी होगा, तो वेनस जो वेन है दोस्तों वो डायलेट हो जाएगी, तो उसे हम किस नाम जानेंगे? वेनस जो डिस्टेंशन है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पेन होगा, तो पेन भी होता है इसके अंदर। तो पेन जो होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, माइल्ड टू मॉडरेट। कुछ लोगों में माइल्ड, कुछ के अंदर कैसा पेन फील होता है दोस्तों? मॉडरेट फील होता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट की जो इन्फ्लेमेशन है उसके कारण क्या आ सकता है दोस्तों? फीवर है, वो भी क्या हो सकता है? डेवलप हो सकता है। और एरिया जो है दोस्तों वो हो जाता है रेडिश। ठीक है, रेडिश कलर का एरिया हो जाता है, लेकिन एकाइमोसिस नहीं मत लिख देना। ठीक है, जो ब्लीडिंग के कारण जो होता है वो वाला मत लिख देना, कहीं आप एकाइमोसिस कर दो, वो नहीं लिखना। तो ये सिर्फ डीप रेडिश कलर हो जाता है। ठीक है, डीप रेडिश कलर जहां पर हो रहा है, अफेक्टेड जो एरिया है उसके चारों तरफ कैसा कलर हो जाता है? डीप रेडिश कलर हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। बस जल्दी से अब इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन इधर आ रहा है, नहीं। डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन दोस्तों, इसके अंदर हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, डुप्लेक्स यूएससी करते हैं। ठीक है, बस नाम याद रख लेना कि कौन सा यूएससी किया जाता है। तो डुप्लेक्स जो यूएससी है दोस्तों वो इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, डुप्लेक्स यूएससी किया जाता है। इसके अलावा जो वेन है दोस्तों उसको चेक करना, वेन को विजुअलाइजेशन करना क्या कहलाता है? वेनोग्राफी कहलाता है। तो इसके अंदर वेनोग्राफी भी करते हैं, तो इसको बोलते हैं, दो प्रकार से कह सकते हैं, कंप्यूटेड। ठीक है, जैसे सीटी स्कैन करते हैं ना, तो वैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी भी बोलते हैं इसको हम, वेनोग्राफी सीटीवी। ठीक है, या फिर एमआर वेनोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि भाई इसके अंदर ये चीज चेक करना जरूरी है कि भाई ब्लीडिंग टाइम क्या है। कोई ब्लीडिंग टाइम तो मान लो बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि हाइपर जो कोगुलेबिलिटी है वो भी देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हम एपीटीटी, आईएनआर, ब्लीडिंग टाइम, आईएनआर है, ब्लीडिंग टाइम है, प्लेटलेट काउंट भी देखते हैं, कहीं प्लेटलेट जो काउंट है वो बढ़ा हुआ तो नहीं है, प्लेटलेट जो काउंट है दोस्तों, ये सब हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। एक टेस्ट और करते हैं दोस्तों इसके अंदर, एक्चुअली में जो फिब्रिन जो टूटता है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ फिब्रिन है, उसको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं डी डाइमर टेस्ट। तो इसके अंदर एक टेस्ट करते हैं डी डाइमर। ये डी डाइमर टेस्ट क्या करता है दोस्तों? जो फ्रेगमेंट्स ऑफ फ्रेगमिन है उसको चेक करता है, फ्रेगमेंट्स ऑफ फ्रेगमिन बोल रहा हूं मैं, सॉरी फिब्रिन, फ्रेगमिन कल पढ़ा रहा था ना मैं, वो था फ्रेगमिन, कल आपने पढ़ा होगा, याद करो। फ्रेगमिन मैंने किस में बताया था आपको? लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के अंदर मैंने दो आपको दवाई बताई थी, इनॉक्साप्रिन और डेल्टापेरिन जो है उसको जो ब्रांड नाम था, ब्रांड का जो नेम था वो क्या था आपका? फ्रेगमिन था।
ठीक है, तो डी डाइमर टेस्ट ये करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब इसका पढ़ते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में दोनों चीजें आएंगी, प्रिवेंशन भी आएगा। तो पहली चीज तो ध्यान रखना हमेशा कि हम सर्जरी के बाद में हमेशा किस चीज को प्रमोट करेंगे दोस्तों, अर्ली एम्बुलेशन को प्रमोट करेंगे। दूसरा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि उस पेशेंट को मान लो ये डेवलप हो रहा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, तो उसके कारण क्या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि थ्रोम्बस वहां से हटेगा और वो जाएगा, ठीक है, लंग्स के पास पहुंचेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए मसाजिंग नहीं की जाती है। तो वो कई बार ऑप्शन में देगा कि मसाज की जाती है क्या, तो मसाजिंग नहीं की जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई मसाजिंग इसके अंदर नहीं की जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक प्रकार की जो ड्रेसिंग है दोस्तों उसका हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक कंप्रेशन या एंटी एम्बोलिक भी बोलते हैं इसको, इलास्टिक कंप्रेशन, इलास्टिक कंप्रेशन, ठीक है, इलास्टिक कंप्रेशन स्टोकिंग, स्टोकिंग पहनते हैं मतलब इसको, या इसको बोलते हैं एंटी एम्बोलिक, एंटी एम्बोलिक, ठीक है, स्टोकिंग। देखो अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको इमेज भी। एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि जो वेन है ना, देखो आर्टरी है ना, उसके पास तो प्रेशर देने के लिए हार्ट है। जो वेन है दोस्तों वो अपने वॉल्व के द्वारा आगे की तरफ ब्लड को पहुंचाती है, मतलब वापस हार्ट के पास पहुंचाती है। अब यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो रही है, मतलब जो वेन है दोस्तों वो वेनस स्टेसिस हो रहा है, वेन का जो ब्लड है वो रुक रहा है। तो उसे प्रेशर देने के लिए है ना, हम क्या करते हैं, जो स्टोकिंग से वो पहनाते हैं पेशेंट को, या इलास्टिक कंप्रेशन देते हैं। तो वो थोड़ा सा क्या देता है, प्रेशर देता है, जिससे बैक फ्लो मतलब वापस से जो फ्लो है, जो ब्लड आ गया आर्टरी के द्वारा, वो वापस से हार्ट के पास क्या हो जाता है दोस्तों, पहुंच जाता है। इसलिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसकी वैसे इमेज भी है मेरे पास, इसमें शायद होनी चाहिए, देखता हूँ यार इसमें है या नहीं, यहाँ नहीं है, चलो मैं आपको इसमें दिखाई देता हूँ, मेरे पास होंगी इमेज। हाँ देखो ये रही, ठीक है, ऐसी स्टोकिंग्स होती हैं ये, तो ऐसे पहना देते हैं इनको ना, तो यही आपकी स्टोकिंग्स हैं। तो इससे क्या थोड़ा सा कंप्रेशन पड़ता है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर बनता है, और वापस से जो ब्लड है दोस्तों वो रुकता नहीं है, ठीक है, वापस से उसका बैक मतलब बैक फ्लो का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ वापस हार्ट तक पहुंच जाता है वो, है ना। तो इनका भी हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। तो स्टोकिंग और एंटी एम्बोलिक जो स्टोकिंग्स है दोस्तों उनका भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, या इलास्टिक कंप्रेशन स्टोकिंग्स का भी इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे भाई, ट्रीटमेंट के अंदर भाई कोगुलेशन ज्यादा हो रहा है तो एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एंटी जो कोगुलेंट्स जो ड्रग है दोस्तों वो भी हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। जैसे भाई विटामिन के एंटागोनिस्ट यूज करेंगे, जैसे वारफरीन हो गया, तो विटामिन के एंटागोनिस्ट यूज करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि वारफरीन का हम यूज करते हैं, ठीक है, वारफरीन उसका भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। या फिर जो अभी जो आपको मैं बता रहा था, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, इनोक्सापेरिन हो गया, इनोक्सापेरिन हो गया, ठीक है, तो ये सब भी हम यूज करते हैं। लो मोलिकुलर वेट जो हिपेरिन है वो भी यूज हम करते हैं। इसके अंदर सर्जरी भी की जा सकती है, लेकिन बहुत कम सर्जरी देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं ओपन वेनस थ्रोम्बेक्टोमी। बस थ्रोम्बस है, उसको आपको क्या करना है, उसको दोस्तों कट करना है बस, थ्रोम्बेक्टोमी, ठीक है, वेन को ओपन करके जो थ्रोम्बस जो बना हुआ है उसको कट करने का काम क्या कहलाता है, ओपन वेनस थ्रोम्बेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। अगर पेशेंट दोस्तों मान लो कि बेड रिडन है, तो उसकी जो पोजीशन है उसको भी चेंज करो, तो पोजीशन हर 2 घंटे में पोजीशन को क्या करो दोस्तों, चेंज करो, तो चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर, तो ये भी हम इसके अंदर करते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा हम सिर्फ 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन नहीं करते दोस्तों, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, अच्छा नहीं चाहिए, पूरी डिजीज पढ़ा देता हूं मैं आपको, तो कभी भी ये मत सोचना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सर हम 2 ही चीजें पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें बस इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो दोस्तों इन सब का रीजन क्या है भाई, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है मेन जिससे हम डर रहे हैं, वो क्या है दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। मैंने आपको बताया कि वहां से जो थ्रोम्बस है वो हटेगा और कहां पहुंचेगा दोस्तों, लंग्स के पास पहुंचेगा, और अगर ये लंग्स के पास पहुंचता है तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उसके कारण क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। तो नर्स ये कोशिश करती है सर्जरी के बाद में कि उस पेशेंट के अंदर क्या न हो दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो, ठीक है। सेरिब्रल एम्बोलिज्म नहीं होता है, ड्राई गैंग्रीन ऑफ लिम्बी इससे डायरेक्ट इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये रिलेटेड होता है पेरिफेरल जो आर्टरी डिजीज है उससे होता है। कोरोनरी वेसल ओक्लूजन भी ये यहाँ कोई इसका लेना देना नहीं है वेन का, ठीक है। तो मेन किस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना चाहती है, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना चाहती है, ठीक है। तो लिख लो सर्जरी के बाद, सर्जरी के बाद प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट के कारण, जल्दी से लिखा देता हूं, बेड रेस्ट के कारण पेशेंट में
पल्मोनरी एम्बोलिज्म अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैंने पढ़ा है वो आपको डेवलप हो सकता है तो इसके अंदर एक तो क्या करोगे आप, अर्ली एम्बुलेशन को प्रमोट करोगे, अर्ली एम्बुलेशन, और एक पोजीशन चेंज को, इन दोनों चीजों को आप क्या करोगे दोस्तों, प्रमोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इज इन द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु रिसीव्ड ए जनरल एनेस्थेटिक विच फाइंडिंग शुड द नर्स रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एनेस्थीसिया में मैंने आपको दोस्तों जनरल एनेस्थीसिया करवा रखा है, ठीक है। ऐसे मत बोल देना कि सर आपने जनरल एनेस्थीसिया नहीं करवा रखा, मैंने आपको जो जनरल जो एनेस्थीसिया है दोस्तों वो आपको मैंने करवा रखा है, आप जाकर देख सकते हो। तो इसमें सिंपल सी बात आपको ये पूछ रहा है कि भाई जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कौन सा जो कॉम्प्लिकेशन है ना दोस्तों वो क्या करना चाहिए, नर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे भी नहीं। जनरल एनेस्थीसिया का एक कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों शॉक। तो शॉक को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो शॉक के अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं भाई, एक तो शॉक के अंदर देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया। एक देखने को मिलेगा उसके अंदर हाइपोटेंशन, एक देखने को मिलेगा कूल एंड काम स्किन, हाइपोथर्मिया मान लो। अगर ये नहीं लिखाएगा तो क्या लिखाएगा दोस्तों, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। और एक इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों आपका, एक इसके अंदर देखने को मिलेगा ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्ट देखने को मिलते हैं। तो शॉक के जो साइन है वो देखते हैं। लेकिन अब इसमें समझने के है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें तीन चीज ऐसी समझाएगा जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो जनरल एनेस्थीसिया के बाद जो पेशेंट है ना वो सीडेशन से जैसे ही बाहर आता है ना तो एकदम से उसके जो लंग्स है दोस्तों काम नहीं कर रहे थे, एनेस्थीसिया के अंदर था, मान लो वेंटिलेटर के पे भी हो सकता था वो, ठीक है। तो मतलब वेंटिलेटर पे था वो, तो उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही वो सीडेशन से बाहर आता है ना तो वो जो एयर है ना दोस्तों उसको जल्दी जल्दी क्या करता है, पुश आउट करता है। तो ये नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद उसको स्नोरिंग जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और रेस्पिरेटर रेट जो है दोस्तों वो नॉर्मल है इसमें, और सेलो रेस्पिरेशन होता है। तो ये जनरल एनेस्थीसिया के बाद आपको देखने को मिल सकता है। पेशेंट के अंदर सेलो रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है। एयरवे को क्या करेगा वो दोस्तों, एयर को पुश करेगा बाहर की तरफ, और जो रेस्पिरेशन है वो जो स्नोरिंग जो रेस्पिरेशन है वो भी देखने को इसमें आपको मिल सकता है। तो ये तीन चीज तो हो गई समझने की, ये मिल सकती हैं। तो क्या चीज नर्स को ऑब्जर्व कर रही है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना दोस्तों 130 से किस पे चला गया, 90 पे चला गया। तो ये किस चीज को शो कर रहा है कि भाई पेशेंट किस में जा सकता है दोस्तों, शॉक में जा सकता है। तो जनरल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को शॉक के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, ऑब्जर्व करना चाहिए, जिसके 4 साइन होते हैं मेनली, ठीक है। और तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 4 क्या होते हैं दोस्तों, मेन साइन होते हैं। तो लिख लो, देखो जनरल एनेस्थीसिया के बाद, जल्दी जल्दी लिखो ना सब, एनेस्थीसिया के बाद क्लाइंट को शॉक के लिए मॉनिटर करना चाहिए, शॉक के लिए मॉनिटर करना चाहिए, जिसके निम्न साइन होते हैं, जिसके निम्न साइन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से साइन होते हैं, पहला लिख लो हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपोथर्मिया या कूल एंड काम स्किन, एंड ओलिगोयूरिया। बस खत्म करो, ज्यादा वैसे जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी ए क्लाइंट सडनली रिपोर्ट्स नमनेस इन द राइट लेग एंड ए फनी फीलिंग, ठीक है। नमनेस मतलब फनी फीलिंग मतलब यहाँ पर टिंगलिंग से है, जैसे टिंगलिंग में फील होता है ना वैसा इसको क्या मान रहे हैं, फनी फीलिंग मान रहे हैं। इन द टोज व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अब देखो दोस्तों नमनेस जो है ना, देखो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या दे दी आपको, सर्जरी के बाद दे दी। तो सर्जरी के बाद में ज्यादातर नमनेस के जो कारण जो होते हैं दोस्तों क्या होता है कि थ्रोम्बोफेल्बाइटिस होता है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो होता है, ठीक है। तो सर्जरी के बाद नमनेस डेवलप हो रही है, तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं नमनेस के। भाई कोई भी मान लो कि नर्व डैमेज हुई है उसके कारण भी नमनेस हो सकती है, डीवीटी के कारण हो सकती है, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के कारण हो सकती है, थ्रोम्बोफेल जो बाइटिस है उसके कारण हो सकती है, या फिर जो सर्कुलेशन है वो रुक गया, सिंपल सी बात है वो भी होगा। तो इंपेयर्ड सर्कुलेशन के कारण भी हो सकती है, इंपेयर्ड सर्कुलेशन के कारण भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सर्जरी के बाद इन दोनों के चांसेस क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा होंगे, डीवीटी या थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के कारण चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसमें क्या दे रखा है कि व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स को पहले क्या करना चाहिए।
पहला इसमें देखा भाई एलिवेट द लेग एंड टेल द क्लाइंट टू ड्रिंक मोर फ्लूइड। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्लाइंट के अंदर थ्रोम्बोफ्लेबिटिस के चांसेस हैं, तो क्लाइंट को हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई आपको कोई पोजीशन चेंज नहीं करनी, आपको ऐसे कैसे रहना है। क्लाइंट के अंदर बिल्कुल भी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कई जगह आपको लिखेगा कि भाई एलिवेट है, एलिवेट करेंगे, तो वो सब चीजें मत ध्यान रखना, पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पोजीशन उस समय नहीं करेंगे हम। वैसे हम देखो इसके अंदर क्या देखा भाई नमनेस है, तो यहां पर जो चांसेस है ना वो डेवलप होने के हो गए हैं कि भाई डेवलप हो गई है। आपको सर आपने अभी तो बताया था कि भाई फ्रीक्वेंट हम पोजीशन क्या करेंगे दोस्तों, चेंज करेंगे, अभी आपने कहा था, और इसमें आप करें पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, लेग को एलिवेट नहीं करेंगे। दोस्तों उस चीज को समझो, प्रिवेंट अगर आपको करना है, आपको अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पोजीशन को चेंज करनी पड़ेगा, अर्ली एम्बुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर साइन डेवलप हो गई, मतलब थ्रोम्बस डेवलप हो चुका, तो भाई ये थ्रोम्बस यहां से उठ के लंग्स के पास पहुंच जाएगा, और अगर लंग्स के पास ये पहुंच गया तो उस क्लाइंट को क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। अब वो क्लाइंट रिस्क पे है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों हम उस क्लाइंट को क्या कहेंगे, हम उस क्लाइंट को कहेंगे भाई आप ऐसे कैसे रहो, और मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रब द क्लाइंट्स लेग। मैंने पहले कहा था मसाज बिल्कुल नहीं करते, तो बिल्कुल गलत है। स्टिमुलेट सर्कुलेशन, क्योंकि आपने रब किया, थ्रोम्बस वहां से हटेगा, लंग्स तक पहुंचेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, आप उसके जिम्मेदार हो जाओगे। फोर्थ देखिए, टेल द क्लाइंट अबाउट द डेंजर्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट एंड, ये वाली लाइन बिल्कुल सही है भाई, क्लाइंट को आप प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट के वो बता सकते हो, ठीक है। लेकिन एंड एनकरेज एम्बुलेशन कहां लिख दिया, यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर मत फंस जाना। एम्बुलेशन प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन करना है, एम्बुलेशन करोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डेवलप हो गया, तब आपको क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट को आप कहोगे भाई आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी। बस ये भाई ये ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने आपने अर्ली एम्बुलेशन लिखाया है तो मैं तो यही मानूंगा, अर्ली एम्बुलेशन का मतलब यही होता है। तो बस यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो अर्ली एम्बुलेशन है ये किस चीज को लिए का है, ये प्रिवेंशन के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए, प्रिवेंशन के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम्स आ गए हैं दोस्तों, तो उस समय हम उसको क्लाइंट को कहेंगे कि भाई आपको बिल्कुल पोजीशन चेंज नहीं करनी है, पोजीशन चेंज आपको नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो लिख लो, लिख लो, अगर सर्जरी के बाद, अगर सर्जरी के बाद, अगर सर्जरी के बाद क्लाइंट में एक्सट्रीमिटीज में नमनेस की फीलिंग आती है, नमनेस डेवलप होता है, इस लिख लो, डेवलप होता है, तो यह थ्रोम्बोफ्लेबिटिस और डीवीटी का साइन हो सकता है, डीवीटी का साइन हो सकता है। तो इसमें क्या करो, एरो लगा के लिख दो कि भाई जैसे ये जो क्वेश्चन है कि पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, सेम ऐसे कैसे लिख दो, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिमेन इन बेड, एंड नोटिफाई एससीपी, एससीपी को क्या कर दो, नोटिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर ए बाइलैटरल लंबर सिंपैथेक्टोमी, ठीक है। अब इसमें बच्चे है ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई इसमें तो ये ऐसा वर्ड लिखा हुआ है बाइलैटरल लंबर सिंपैथेक्टोमी, मतलब लंबर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना उसको पूरे को क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे। लेकिन ये नहीं होता। बाइलैटरल लंबर सिंपैथेक्टोमी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसी सिंपैथेटिक नर्व जो कि क्या कोज करवाती है, पेन कोज करवाती है। पेशेंट का पेन जो है ट्रीट ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो पा रहा, और आपको उस पेन को क्या करना है, ठीक करना है। तो उन नर्व को क्या करना दोस्तों, ब्लॉक करना। तो ब्लॉकिंग द सिंपैथेटिक पेन इंड्यूसिंग नर्व, ब्लॉकिंग द सिंपैथेटिक पेन इंड्यूसिंग नर्व इज कॉल्ड बाइलैटरल सिंपैथेक्टोमी, ठीक है। एक क्लाइंट के अंदर हमने ये किया, एक क्लाइंट हैज ए सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, क्लाइंट का सडन से क्या गिर गया दोस्तों, बीपी गिर गया, बट देयर इज नो एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग, लेकिन हमें कोई ऐसे हेमरेज हुमरेज तो हमें देखने को मिला ही नहीं कि भाई पेशेंट के अंदर हमें हेमरेज कुछ देखने को मिले, तो ऐसा हेमरेज हमें देखने को में नहीं मिला। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द चेंज इन ब्लड प्रेशर। तो भाई इस ब्लड प्रेशर में चेंज होने का क्या कारण होता है। एक्चुअली में दोस्तों ये जब हम ये करते हैं ना तो ये एक काम और करवा देता है। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम ब्लॉक करते हैं लंबर रीजन से, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों कि ब्लड वेसल्स का क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। किसके अंदर, लोअर लेग के अंदर। लंबर के अंदर करेंगे तो लोअर लेग के अंदर क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। तो ऐसे लिखो, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल वेसल्स इन लोअर लिम्स, लोअर लिम्स। तो एक्चुअली में जो ऊपर का जो ब्लड है, जो पूरी बॉडी का जो ब्लड है दोस्तों, वो रीएलोकेट होकर ज्यादातर वैसे डायलेशन होगा तो वो नीचे जाएगा। तो वेसल्स की डायलेट होने के कारण दोस्तों जो ब्लड है वो एकदम से रीएलोकेट होता है, एकदम से जो ब्लड है दोस्तों बॉडी का ऊपर की जगह नीचे जा रहा है। तो जब आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे ना तो बीपी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, फॉल मिलेगा। उसका रीजन क्या होता है कि भाई लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो आर्टरीज है वो क्या हो गई, डायलेट हो गई। डायलेट होगी तो वो ज्यादा ब्लड क्या करने लगे, सप्लाई करने लगे एक्सट्रीमिटीज के अंदर। तो बाकी की जो पूरी बॉडी है दोस्तों उसकी सप्लाई थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ब्लड क्या हो गया, रीएलोकेट हो गया। एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर ब्लड क्या हो गया दोस्तों, पहुंच गया। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, रीएलोकेट के नाम जानेंगे। तो इस रीएलोकेट के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, उस पेशेंट का जो बीपी है वो गिरा है। बस इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। पहला दे रखा इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, कहीं हमें कोई क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में कहीं भी ये आपको नहीं दे रखा कि भाई क्या कोई भी चीज ऐसी चीज आपको समझाई नहीं रखी है। सेकंड दे रखा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है। तो एनेस्थीसिया से रिलेटेड भी हमें कुछ नहीं है और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। इंक्रीज लेवल ऑफ एपिनेफ्रिन, भाई एपिनेफ्रिन का लेवल अगर बढ़ेगा तो उसके कारण तो बीपी इंक्रीज होगा ना। यहाँ तो बीपी इंक्रीज होना चाहिए, जबकि यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है बीपी डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो सबसे मूर्ख बात हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, रीएलोकेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई होगा, रीएलोकेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई होगा। तो इसमें लिख लो, इसके अंदर आप लिख लो कि लिखो बाइलेटरल लंबर सिंपैथेटेक्टोमी के कारण क्लाइंट में, बाइलेटरल लंबर सिंपैथेक्टोमी के कारण क्लाइंट में वेसो डायलेशन ऑफ लोअर लिम्ब हो सकता है, वेसो डायलेशन ऑफ लोअर लिम्ब हो सकता है, वेसो डायलेशन ऑफ लोअर लिम्ब हो सकता है, ठीक है। जिसके कारण रीएलोकेशन ऑफ ब्लड सप्लाई होने से ब्लड सप्लाई हो जाता है तथा पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाता है, तथा पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाता है, तथा पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए नर्स इंस्पेक्ट ए 2 day ओल्ड आईवी साइट। देखो ये वैसे फंडामेंटल का क्वेश्चन है और मैंने आपको फंडामेंटल के अंदर है ना बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया भी था। ए नर्स इंस्पेक्ट ए 2 day ओल्ड आईवी साइट एंड आइडेंटिफाई एरिथीमा, वार्मथ एंड माइल्ड एडिमा। एक क्लाइंट है दोस्तों, जो नर्स है वो देखते हैं भाई एक कोई पेशेंट है उसके 2 दिन से कैनुला लगा हुआ है, आईवी साइट लगी हुई है, उस वहां पर उस जगह पे क्या आया हुआ है, रेडनेस आई हुई है, वो थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है, एंड माइल्ड क्या आई हुई है दोस्तों, वहां पे एडिमा आई हुई है। द क्लाइंट रिपोर्ट्स टेंडरनेस। इसके अलावा क्लाइंट क्या कर रहा है, यहाँ पर इस जगह पे टेंडरनेस भी है। व्हेन द एरिया इज पाल्पेटेड, ठीक है, जब एरिया को हाथ लगाया तो ऐसे फील होता है कि भाई वो टेंडरनेस भी है। व्हेन द एरिया इज पाल्पेटेड व्हाट शुड बी नर्स डू फर्स्ट। नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये सुनो कि ये सारे के जो साइन है ना दोस्तों, ये थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के हैं ड्यू टू आईवी कैनुला, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले होमान साइन पढ़ने लग जाओगे, ये नहीं, कैनुला के कारण होने वाला थ्रोम्बोफेल्बाइटिस की क्या है दोस्तों, साइन है। तो उस पेशेंट को क्या हो रहा है, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस हो रखा है, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस हो रखा है उस क्लाइंट को, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है इसके अंदर, क्या साइन होते हैं। वैसे मैंने आपको फंडामेंटल जब पढ़ाया था तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, और मैंने इसके अच्छे से आपको क्या बताई दोस्तों, ट्रिक भी बताई थी कि भाई क्या होता है, कैसे इसको हम प्रिवेंट करते हैं, क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो इसके नाम है उसी में दे रखा है। पहला दे रखा है इसके अंदर टी, पहला इसके अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, टी।
तो टी फॉर याद रख लो टेंडरनेस, टी फॉर क्या याद रख लो, टेंडरनेस। सेकंड दे रखा है दोस्तों एच, एच का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब वार्म, गरम, हीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, गरम होता है, वार्म होता है, वार्म फील होता है इसके अंदर। इसके अलावा जो वेन है उसमें हार्ड वेन फील होती है, वेट जो है, जो वेन है दोस्तों वो कैसे हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो हार्ड कोर्ड लाइक वेन, कोर्ड लाइक जो वेन है वो डेवलप हो जाती है। इसके बाद दे रखा है आर, तो आर फॉर देखो टी एच आर ही तो दे रखा है ना, तो आर फॉर याद रखो रेडनेस। तो ये मेन ये साइन क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये 4 साइन याद रख लो आप, तो बहुत है, काम चल जाएगा आपका। अब ये डेवलप हो रहा है तो इसको प्रिवेंट कैसे करें, कैसे दोस्तों, जो वेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण, थ्रोम्बस का डेवलप होने के कारण इन्फ्लामेशन हुआ है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है, उसका क्या रीजन है, ठीक है। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों एक तो क्या करते हैं लोग, भाई जो कैनुला है ना वो कहां पे लगाएंगे, इस जगह पे कैनुला लगा देंगे, यहां कैनुला लगाते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन साइड के ऊपर। तो कभी भी कोशिश करना चाहिए आपको जब तक वेन मिल रही है कि फ्लेक्शन साइड के ऊपर कैनुला नहीं लगाओ। तो फ्लेक्शन जो साइट है उसके ऊपर जो कैनुला है दोस्तों वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के होने के। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपने कैनुला लगाया है उसको सही तरह से क्या करो, सिक्योरली उसको सिक्योर करो अच्छे से, ठीक है। टेप वेप लगाओ, क्योंकि जब टेप वेप नहीं लगाते हैं तो हटने के चांसेस होते हैं और उसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, थ्रोम्बस का डेवलप हो जाता है और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अगर मान लो कि आप ऐसी जगह पे लगा भी रहे हो तो नीचे क्या करो, आर्मबोर्ड या स्प्लिंट का क्या करो दोस्तों, यूज करो, ठीक है। यहाँ पर लगाया है, मान लो फ्लेक्शन वाली जगह पे लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों के अंदर जैसे हम लगाते हैं तो वैसे नीचे की साइड सपोर्ट देकर, तो आर्मबोर्ड जो स्प्लिंट है उसका यूज करो। तो यूज ऑफ आर्मबोर्ड और जो स्प्लिंट है दोस्तों उसका आप क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। कैनुला को अच्छे से क्या करोगे, आईवी लाइन को अच्छे से क्या करोगे, सिक्योर करोगे, सिक्योर प्रॉपरली आईवी लाइन, प्रॉपरली आईवी लाइन को सिक्योर करोगे। दूसरे दोस्तों, आप कैनुला जो है ना वेन के अकॉर्डिंग लगाओ, ऐसे नहीं है कि भाई वेन छोटी है और आप बड़ा कैनुला लगा रहे हो, तो हमेशा जो वेन है उसकी साइज से थोड़ा सा छोटा कैनुला होना चाहिए। तो स्मॉलर कैनुला देन वेन, स्मॉलर कैनुला देन वेन। और ऐसे भी नहीं है भाई हमेशा छोटा ही लगा दिया, 26 नंबर लगा रहे हो, कभी भी इरिटेटिंग अगर आप ड्रग दे रहे हो मान लो और इरिटेटिंग ड्रग में आप छोटा लगा रहे हो तो काम नहीं चलेगा, तो उसका भी थोड़ा सा क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसने पूछा है। भाई मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे आप, सीधी सी बात ये है कि भाई अब डेवलप हो गया, तो डेवलप होने के बाद जो कैनुला है दोस्तों उसके अंदर आप अगर ड्रग दोगे तो वो और ज्यादा क्या होगा, डेवलप होगा, तो उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि भाई जो भी चीज आपने कोई भी उसके अंदर जो ड्रग है वो अब आगे नहीं देनी है, वो आपको ऑप्शन में देगा कि भाई आप प्लस करके देख लो, क्या पता कैनुला चल जाए, ठीक है। ऐसा करते भी है हॉस्पिटल के अंदर, जो कि गलत है, करना नहीं चाहिए। तो मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखना कभी भी और ड्रग नहीं देनी है, नहीं तो ये इरिगेट करेगा, ठीक है। तो प्लस नहीं करोगे, नोट इरिगेट, इरिगेट नहीं करोगे, नो इरिगेशन लिख लो। अब क्या करोगे दोस्तों, कोई ड्रग आगे पुश नहीं कर रहे, उसके बाद उस कैनुला को वहां से क्या कर दो, हटा दो, रिमूव आईवी लाइन, आईवी लाइन को क्या कर दो, रिमूव कर दो और दूसरे हाथ में लगाओ ऑपोजिट में, ठीक है। स्टार्ट इन ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी, स्टार्ट इन ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी, ऑपोजिट जो एक्सट्रीमिटी उसके अंदर क्या कर दो दोस्तों, स्टार्ट कर दो, और उसके बाद डॉक्टर को बता दो, नोटिफाई द एससीपी। मैंने आपको करवा रखे हैं ये सारे, आप जाके देख सकते हो, फंडामेंटल के अंदर हमने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखो भाई क्लाइंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो गया, क्या काम करोगे, पहला दे रखा है इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग, भाई आईवी ट्यूबिंग को इरिगेट कर दो, अरे कभी नहीं करना भाई, मना कर रहा है। डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, भाई जो इन्फ्यूजन जो दे रहे हो आप उसको क्या करो, डिसकंटिन्यू करो, ठीक है। ये बात देखो, हाँ इसमें मैंने शायद इधर लिखी नहीं, आईवी लाइन को रिमूव करोगे, ठीक है, तो आईवी लाइन को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, या आपको आगे नहीं देना है तो इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों, डिसकंटिन्यू लिखोगे। ऐसे नहीं है कि जो भी चीज चल रहा है आप उसको कंटिन्यू चला रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो उसको डिसकंटिन्यू करना क्या है दोस्तों, जरूरी है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई डिसकंटिन्यू करना क्या रहेगा इसके अंदर, जरूरी रहेगा। थर्ड क्या दे रखा है, स्टार्ट, चलो हाँ इस ऑप्शन में आते हैं, स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। एक बात बताओ भाई, आप अगर रेट को आप क्या कर रहे हो दोस्तों, स्लो कर रहे हो, तो ड्रग तो जाएगी ना, तो मैंने कहा कि ड्रग तो देना ही नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ऑब्टेन ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर एनाल्जेसिक, अगर आपने एनाल्जेसिक दे दिया और उसको दवाई काम करके दर्द नहीं हुआ तो ये और आप उसी कैनुला के अंदर और लगाते रहे तो और थ्रोम्बस का डेवलप होगा, तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, और ज्यादा फेल्वेटिस बढ़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसमें, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, मतलब आईवी लाइन को हटाना ही डिसकंटिन्यू है, आईवी लाइन को हटा दो, आगे उसको नहीं चलाना, तो वही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलिमेंट हो जाएगा। तो लिख लो इसमें, लिखो अगर किसी क्लाइंट का, अगर किसी क्लाइंट का क्लाइंट के आईवी साइट पर, क्लाइंट के आईवी साइट पर एरिथीमा, ऐसे कैसे लिख लो जिसमें लिख रखा है एरिथीमा, वार्मथ, ठीक है, माइल्ड एडिमा एंड टेंडरनेस डेवलप होता है, एंड टेंडरनेस डेवलप होता है, तो यह थ्रोम्बोफेल्बाइटिस का साइन हो सकता है, तो यह थ्रोम्बोफेल्बाइटिस का साइन हो सकता है। तो इसमें लिख लो आगे, मैनेजमेंट रिमूव या डिसकंटिन्यू द आईवी लाइन, रिमूव या डिसकंटिन्यू द आईवी लाइन, आईवी लाइन को रिमूव कर दो या डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें यार एक इमेज डालनी थी जो मैं डाल नहीं पाया। वाहिल कन्वल्सेटिंग फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी, एक क्लाइंट है दोस्तों, वो एब्डोमिनल सर्जरी से ठीक हो रहा है, डेवलप्स थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, और उसके अंदर क्या डेवलप हो गया दोस्तों, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। विच क्लिनिकल, कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं ना यार, तो ये ना, ये ठीक है। Which clinical indicator of this complication should the nurse expect to identify when assessing the client? Select all that apply. बस सिंपल से बताना है भाई, क्लाइंट को मान लो कि थ्रोम्बोफेल्बाइटिस क्या हो रहा है दोस्तों, डेवलप हो रहा है, क्लाइंट को क्या डेवलप हो रहा है, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो थ्रोम्बोफेल्बाइटिस अगर मान लो क्लाइंट के अंदर डेवलप हो रहा है, तो कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों जो कि क्लाइंट के अंदर क्या होंगे, देखने को मिलेंगे, बस ये पूछ रहा है। अब देखो इसमें पहला क्या दे रखा है, पेन इन द काफ। भाई थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के अंदर पेन इन द काफ होता है या नहीं होता, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के अंदर, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ा है वहां पे। सेकंड दे रखा है इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, ठीक है, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा मुझे लग रहा है जूम करना पड़ेगा। इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन इसमें कहां दिखाई देगा भाई, पेरिफेरल जो आर्टियल डिजीज है ना वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रेडनेस इन द अफेक्टेड एरिया। भाई रेडनेस इन अफेक्टेड एरिया होता है या नहीं होता, होता है, रेडनेस होता है, ध्यान रखना, लेकिन एकाइमोसिस नहीं होता। देखो एकाइमोटिक एरिया है वो ब्लीडिंग के कारण होता है, ये नहीं होता। पिटिंग एडिमा नहीं होता, मैंने आपको बताया एडिमा होता है लेकिन पिटिंग नहीं होगा, वहां पर मैंने साफ साफ आपको ये बात बताई थी। लास्ट का दे रखा है इसमें लोकलाइज्ड वार्मथ इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, हाँ वैसोडाइलेशन के कारण, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के कारण वार्मथ जरूर डेवलप हो सकती है, तो ये भी सही है, ठीक है, वार्मथ इन द लोकल एक्सट्रीमिटी। तो लिख लो इसके अंदर, बस सिंपल सा लिख लो थ्रोम्बोफेल्बाइटिस साइंस, ठीक है, इसमें लिख लो पेन इन द काफ। देखो अगर आपको एक जनरल थ्रोम्बोफेल्बाइटिस देता है, एक आईवी कैनुला के कारण देता है, तो थोड़ा सा अंतर रखना आप, ठीक है, ऐसे नहीं है कि दोनों में सेम कर दो। एक इसमें लिख लो रेडनेस इन अफेक्टेड एरिया, रेडनेस इन अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया, और एक लिख लो लोकलाइज्ड वार्मथ, लोकलाइज्ड वार्मथ, ठीक है, लोकलाइज्ड वार्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लाइंट हु हैड सर्जरी 24 आवर्स अगो, एक क्लाइंट है जिसकी 24 घंटे पहले सर्जरी हुई है, रिपोर्ट्स पेन इन द काफ, वो काफ मसल्स के अंदर क्या बता रहा है दोस्तों, पेन बता रहा है। असेसमेंट रिवेल्स रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द साइट ऑफ डिस्कंफर्ट, व्हाट शुड द नर्स डू, ठीक है। अब उसको सर्जरी हुई है तो पक्का दोस्तों उस क्लाइंट के अंदर क्या होगा, उस क्लाइंट के अंदर पक्का क्या डेवलप होने के चांसेस होंगे भाई, सर्जरी के बाद में डीप वेन थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के डेवलप होने के चांसेस होंगे। तो यही इसके अंदर सिम्टम्स भी ऐसे आ रहे हैं, रेडनेस आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है, पेन इन द काफ मसल, होमान जो साइन है वो भी आ रहा है। तो व्हाट शुड द नर्स डू, पहला दे रखा है कीप द बोथ लेग्स डिपेंडेंट, मैंने आपको कहा था हम कोशिश करते हैं कि भाई जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो, ठीक है। ज्यादातर इस केस के अंदर जो चांसेस जो डेवलप हो रहे हैं वो थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको कहा था रिमेन इन द बेड, एक क्वेश्चन में आया भी है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट मतलब क्या है कि जैसे मतलब बेड के कोने में बैठ जाओ, पैरों के नीचे की तरफ लटका लो, तो वो डिपेंडेंट पोजीशन होगी, तो ऐसे नहीं। सेकंड क्या देखा दोस्तों, नोटिफाई द हेल्थ केयर
प्रोवाइडर, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करते हैं, ये बात अभी तक सही है। नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, अप्लाई ए वार्म सोक टू द लेफ्ट काफ। भाई वार्म सोक लगाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, हम डायरेक्टली खुद नहीं लगा सकते हैं, हमें एससीपी का ऑर्डर चाहिएगा। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक नहीं दे सकते, अगर आपने एनाल्जेसिक दे दिया पेन सही हो जाएगा, वही वाली कंडीशन दोबारा से क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी और ज्यादा कंडीशन आगे बढ़ जाएगी। तो भाई ऐसे कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को ये कहते हैं कि भाई आपको हिलना नहीं है, रिमेन रहना है, ठीक है, बेड के ऊपर रहेंगे और हम एससीपी को नोटिफाई करते हैं, बस वही तो क्वेश्चन है सेम, तो नोटिफाई द एससीपी। जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जिसमें कुछ दे नहीं रखा, तो लिखो सर्जरी के बाद अगर क्लाइंट में थ्रोम्बोफेल्वाइटिस के साइन, ब्रैकेट में ये लिख लेना, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वैसे मैंने आपको सब कुछ लिखा रखा है, डेवलप होता है तो क्लाइंट को तो एससीपी को नोटिफाई करना चाहिए, तो एससीपी को नोटिफाई करना, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं ना दोस्तों, इसलिए एससीपी को नोटिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि उस क्लाइंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ए नर्स इज असेसिंग आर्टीरियल परफ्यूजन इन ए क्लाइंट, एक क्लाइंट के अंदर आर्टीरियल परफ्यूजन डेवलप हो रहा है, हु हैड सर्जरी विद प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफ्ट फॉर एन एन्यूरिज्म, ठीक है, किसी भी क्लाइंट के मान लो दोस्तों क्या था, एन्यूरिज्म था, डायलेशन हो जाता है आर्टरी के अंदर, तो हम क्या कर देते हैं भाई, इस डायलेशन से हटके हम ग्राफ्ट लगा देते हैं, डायरेक्टली डाल देते हैं या फिर इधर से इसको क्या कर देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं कि सर्कुलेशन इस प्रकार से हो जाए, ठीक है, सर्कुलेशन यहाँ की जगह दोस्तों इस प्रकार से चला जाए एन्यूरिज्म के केस में, तो वही किया गया है, प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफ्ट किया गया है। ग्राफ्ट को मतलब बाईपास कर दिया आपने ब्लड को, जैसे ब्लड जो है दोस्तों यहाँ से जा रहा है मान लो, तो इसको हम डायरेक्टली भेज देंगे, तो एन्यूरिज्म वाली साइड से दूर हटकर, तो ये क्या कहलाता है, ग्राफ्ट कहलाता है। कहाँ पे किया गया था, लेफ्ट फीमोरल आर्टरी के अंदर किया गया है। प्लेस एन एक्स ओवर द साइट ऑफ पल्स दैट शुड बी असेस्ड टू डिटरमाइन मैक्सिमम आर्टरियल परफ्यूजन डिस्टल टू द ऑपरेटिव साइट। हमें ये देखना है कि भाई हमें ये देखना है कि भाई ये सर्जरी के बाद में दूरस्थ जो एरिया, दूर से दूर का जो एरिया है ना दोस्तों, उसके अंदर सही प्रकार से ब्लड की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, मैक्सिमम आर्टरियल परफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब उसने एक इमेज दे रखी थी, एक्चुअली में एक आदमी की उसने क्या दे रखी है, इमेज दे रखी है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरे से तो बनेगी तो नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, मैं वैसे बना देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट आपको समझाने के लिए। तो उसने ऐसे बना रखी है, एक इमेज सी बना रखी है ऐसे, थोड़ा सा इधर बनाता तो ज्यादा सही रहता ताकि आपको सही से दिख पाए, ठीक है। तो ये अंगूठा मान लो आप, अंगूठा मानना जरूरी है, ये अंगुलियां हैं, तो उसने कहा कि मान लो यहाँ पर ये लेफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर सर्जरी हुई और आपको दूरस्थ से दूरस्थ एरिया के अंदर देखना है दोस्तों, तो दूरस्थ से दूरस्थ एरिया के अंदर कौन सी आर्टरी देखते हो आप बताओ। कल ही मैंने एक आर्टरी की बात की थी, ठीक है, तो हम डोर्सल पेडलिस देखते हैं, कहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो डोर्सल पेडल जब हम यहाँ पे देखते हैं तो कौन सी जगह पे देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो बिग टो है और फर्स्ट टो है, उन दोनों के बीच के अंदर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको वो करते हैं। अगर मान लो कि ब्लड की सप्लाई यहां से यहां तक पहुंच गई, तो इसका मतलब सही प्रकार से ग्राफ्ट लगा है और ब्लड की जो सप्लाई है वो सही तरह से हो रही है, क्योंकि हमें ब्लड की सप्लाई चेक करनी है। इसमें बस यही कह रहा है कि भाई हमें असेस करना है कि भाई मैक्सिमम आर्टरियल परफ्यूजन हो रहा है डिस्टल टू द ऑपरेटिव साइड। डिस्टल टू द ऑपरेटिव साइड का मतलब जैसे यहां पर अगर ऑपरेशन हुआ है तो इससे दूरस्थ एरिया में, तो दूरस्थ से दूरस्थ एरिया जिसके अंदर हम आर्टरी को फील कर सकते हैं, पल्स को फील कर सकते हैं, वो कौन सा है दोस्तों, यही है डोर्सल पेडलिस, ठीक है। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो इस एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, उसको चेक कर लेंगे। अगर मान लो सही से फील हो रही है तो सर्कुलेशन है, नहीं हो रही तो सर्कुलेशन नहीं है, तो इस प्रकार से हम सर्कुलेशन को क्या कर सकते हैं दोस्तों, चेक कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में वो आर्टरी भी लिख के दे सकता था कि भाई कौन सी आर्टरी आप इसके अंदर क्या करोगे, चेक करोगे, तो दूरस्थ एरिया के अंदर हम कौन से करेंगे, डोर्सलिस पेडल करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आज का। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट द यूज ऑफ एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग। जो मैंने आपको दिखाया था वही क्या है, एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग है, ठीक है। अब एंटी एम्बोलिज्म जो स्टोकिंग है दोस्तों, वो उसके बारे में बता रही है नर्स। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड, तो उस जो नर्स है ना दोस्तों, उसको कौन सा जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, इंक्लूड करना चाहिए। पहला क्या दे रखा है, कीप द, देखो अब इनके बारे में कुछ वो होती है भाई, ये स्टोकिंग्स है ना, देखो ऐसे भी नहीं होता कि आप 24 घंटे पहनो, लेकिन जैसे भी आप खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस दौरान इन स्टोकिंग्स को पहनना जरूरी होता है, क्योंकि खड़े होने में वापस से ब्लड का जाना, उसमें प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए तो एलिवेट जब करते हैं, जब दर्द में थोड़ा क्या मिलता है, आराम मिलता है,
तो वो जो स्टोकिंग्स जो है ना दोस्तों, वो क्या करती हैं, पंप की तरह काम करती है, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे जो वेन है उसका ब्लड वापस कहां तक पहुंचता है, हार्ट तक पहुंचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको भाई हटा रहे हो, बीच में लगा रहे हो, आप उसको हटाओ जब आप रेस्ट कर रहे हो, सोने के लिए जा रहे हो, उस दौरान आप उसको हटाओ। आपके पैर को भी वॉश करना जरूरी है, डेली ड्राई करना जरूरी है, उस दौरान हटाओ। तो लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से ये उसको कभी भी वो कर रहे हो। तो इसमें देख रहे क्या इंस्ट्रक्शन नर्स इंक्लूड करेगी, पहले कीप द स्टोकिंग्स ऑन 2 आवर्स ऑफ एंड 2 आवर्स ऑन। ऐसा कुछ नहीं है भाई 2 घंटा पहना 2 घंटा हटाया, 2 घंटा पहना 2 घंटा हटाया, नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो उस दौरान आप हटा सकते, आप चल रहे हो, आप उठ रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको कंटिन्यूसली उसको पहनना पड़ेगा। तो कंटिन्यूसली पहनते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेड टाइम पे हम उसको नहीं पहनते हैं। वियर द स्टोकिंग्स ओनली एट बेड टाइम व्हेन एक्टिविटी लेसन्स। कंफ्यूज मत हो जाना, उल्टा बोल रहा है भाई, ये उल्टा कह रहा है कि उसी दौरान पहनो जब बेड टाइम हो। अरे भाई बेड टाइम में तो हटाना ही है उसको, तो ये उल्टा बोल रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ये। थर्ड क्या दे रखा है, पुट द स्टोकिंग्स ऑन बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग। कि आप स्टोकिंग्स को जब पहनो जब आप बेड पे से उठ जाओ और मॉर्निंग के अंदर आप जा रहे हो। ठीक है, अभी तक सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लीव द स्टोकिंग्स इन प्लेस अंटिल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइजेज अदरवाइज। ठीक है, कि भाई जो स्टोकिंग्स है ना उसको आपको जब भी पहनना है उसी अवस्था के अंदर आप इसको क्या करोगे दोस्तों, पहनोगे जब आपको हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है दोस्तों, एक बार इसमें प्रॉब्लम आ गई, जब स्क्रीन दिख नहीं रही है, हाँ ठीक है अब दिख रहा है। तो लीव द स्टोकिंग्स इन प्लेस अंटिल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइजेज अदरवाइज। भाई स्टोकिंग को अपनी जगह पे रखो आप जब तक कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइस नहीं दे। भाई ये जो एडवाइस दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा ये एडवाइस दी गई है। तो आपको जो भी जो स्टोकिंग्स जो है दोस्तों वो आप पहनोगे, तो वो स्टोकिंग्स जो हैं वो आपको पहननी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते उसको छोड़ दोगे, लीव कर दोगे, नहीं स्टोकिंग नहीं पहना। अगर आपने मान लो स्टोकिंग नहीं पहनी तो ये आपको क्या करेगा दोस्तों, और ज्यादा दिक्कत देगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। लीव द स्टोकिंग इन प्लेस अंटिल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइजेज अदरवाइज। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा पुट द स्टोकिंग्स ऑन बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग। मतलब मैंने कहा कि भाई रात को जब आप रेस्ट करो ना उस दौरान आप क्या कर सकते हो दोस्तों, रेस्ट करने के दौरान आप उनको रख सकते हो। लेकिन जैसे आप सुबह उठो, क्योंकि आपको उठना है बेड पर से, तो आपको एक्टिविटी करनी है, तो उस दौरान आपको ये स्टोकिंग्स क्या होगा दोस्तों, पहनना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रख लो। तो इसमें लिख लो कि एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग, एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग्स को सुबह इस डी ऑप्शन में ना ये ऐसे कहना चाह रहा है, लीव द स्टोकिंग्स इन प्लेस, मतलब उसको पहने ही रहो, हटाओ मत। ठीक है, ये कह रहा चाह रहा है ये, ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लीव द स्टोकिंग्स इन प्लेस अंटिल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइज, मतलब इसको आप पहने ही रखो, हटाओ मत जब तक कि डॉक्टर नहीं कहे। अरे भाई कंटिन्यूसली नहीं पहन सकते हैं, आपको पैर भी वॉश करने पड़ते हैं। ठीक है, रेस्ट के दौरान हटाना भी पड़ता है, पैर को ड्राई करना भी जरूरी होता है। तो ऐसे नहीं है कि भाई डॉक्टर को ऑर्डर करोगे तभी हटाओगे। आप बेड साइड में आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, हटा सकते हो। ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली आपने 5 दिन से पहन रखा है, डॉक्टर से मिले नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं। तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग को सुबह बेड पर से बेड से उठते समय पहनना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी थे। कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी कुछ क्वेश्चंस में, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 2 डिजीजेज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसके बारे में भी हमने अच्छे से आज क्या किया दोस्तों, डिस्कस किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।